प्यारे दोस्तों नमस्कार। प्रयास एकेडमी में आपका स्वागत है और आज हम आपके सामने लेके आए हैं भारत के इतिहास की अगली कक्षा। इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं भारत के इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल में। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि इतिहास को हमने 3 भागों में विभाजित किया था, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो आज हम उस आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये वो काल है जिस काल के बारे में लिखित विवरण तो उपलब्ध है, लेकिन आज तक पूरा वैज्ञानिक उस काल के विवरण को पढ़ नहीं पाए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता की। इसी सभ्यता को कहा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसी सभ्यता को कहा जाता है हड़प्पा की सभ्यता। और आजकल इसके लिए एक नया नाम आ रहा है हड़प्पा सभ्यता। और आजकल इसके लिए एक नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये 4-5 नाम आपको अलग अलग जगह पे मिलेंगे। इन नामों के कारणों पे अलग अलग कारण हैं। सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सिंधु नदी की घाटी, सिंधु नदी की सहायक नदियों की जो घाटी थी, उस घाटी में इस सभ्यता का विस्तार मिलता है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि 1921 में सर दयाराम साहनी जो हैं, उन्होंने सबसे पहले इस स्थल को खोजा था, हड़प्पा नामक स्थल को। और सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि 1947 के बाद, हमारी आजादी के बाद जो महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए हैं इस सभ्यता के, वो सारे के सारे स्थल जो हैं वो हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के उस क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में प्राचीन सरस्वती, वर्तमान सरस्वती या घग्गर जिसे नदी हम कहते हैं, उस नदी के पेटे में जो सारे के सारे क्षेत्र हैं वो आजकल खोजे गए हैं। प्रारंभिक जो स्थल थे वो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए थे, तो इसीलिए पहले इसका नामकरण सिंधु घाटी की सभ्यता हुआ, हड़प्पा सभ्यता हुआ, क्योंकि पहला नगर मैंने आपको बताया कि हड़प्पा खोजा गया। लेकिन वर्तमान में जो इतिहासकार हैं वो इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानना बेहतर समझते हैं, क्योंकि 2 नदियां, एक सिंधु नदी और एक सरस्वती नदी, और केवल एक सिंधु नदी नहीं, सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां रावी, चिनाब, व्यास, झेलम, ये सारी की सारी जो नदियां हैं, इन नदियों के सहारे और उसके साथ साथ जो सरस्वती नदी इनके साथ बह के जो नदी घाटी बनाती थी, उस पूरी की पूरी नदी घाटी में इस सभ्यता का विस्तार मिलता है। इस पूरी की पूरी नदी घाटी में इस सभ्यता के केंद्र मिलते हैं। और ये जो सभ्यता है ये भारत की पहली शहरी सभ्यता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। शहरी सभ्यता से क्या तात्पर्य है कि इस सभ्यता के जितने भी हमें नगर मिले हैं, इस सभ्यता के जितने भी हमें स्थल मिले हैं, वो सारे के सारे स्थल जो हैं वो शहरी अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु है। अर्थात अर्थव्यवस्था जो है वो ग्रामीण नहीं थी, अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था नहीं थी, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था नहीं थी। अर्थव्यवस्था तो थी, वो थी व्यापार प्रधान। यहाँ लोथल जैसे नगरों का पता भी लगा है और ऐसे गोदीवाड़े या डॉकयार्ड का पता भी लगा है जहां पर जहाज आते थे और जहां से जहाज जाते थे। तत्कालीन समय की विभिन्न सभ्यताओं, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, तिर्गिस के किनारे जो ईरान की मेसोपोटामिया सभ्यता थी, उन सब सभ्यताओं के साथ इनके व्यापार के साक्ष्य मौजूद हैं। ये ध्यान रखिए कि चूंकि हम आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस सभ्यता के जितने भी कालक्रम को हम बना रहे हैं, इस सभ्यता के जितने कालक्रम का हम चर्चा कर रहे हैं, वो सारा का सारा कालक्रम हमें केवल अभिलेख या इस प्रकार की सामग्रियों से नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह की चीज तो हम पढ़ ही नहीं पाए हैं। उपलब्ध है, हड़प्पा में लिपियां उपलब्ध हैं, लेकिन हम उसे अब तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो जो पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरातात्विक जो स्रोत हैं, उन पुरातात्विक स्रोतों के दम पर ही हम इतिहास की पुनर्संरचना कर रहे हैं, इतिहास का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता कैसे थी। दोस्तों, ये भारत के मानचित्र पर आपके सामने 4 ऐसे स्थान हैं जिन्हें हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के 4 छोर, उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर मान सकते हैं। इन 4 छोरों में आप देखेंगे कि मांदा जो है वो जम्मू और कश्मीर में है। कुछ पुस्तकों में इसे मांदा कहा गया है। मांदा या मांडा दोनों के उच्चारण का फर्क है, जम्मू कश्मीर में है। सुत्केगडोर जो है वो पाकिस्तान में है, बिल्कुल इसका पश्चिमी किनारा है। आलमगीरपुर जो
वो एनसीईआरटी की पुस्तक के अनुसार देमाबाद जो है वो इसका दक्षिणी छोर है, लेकिन झा श्रीमालिक की भारतीय इतिहास पुस्तक जो है वो भगत राव जो है उसे इसका दक्षिणी छोर बताती है। तो यहाँ आप देखिएगा कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देमाबाद इसका जवाब आएगा, लेकिन झा श्रीमालिक की पुस्तक जो अपने आप में एक बहुत माना पुस्तक मानी जाती है उसमें भगत राव जो है इसका दक्षिणी किनारा बताया गया है। ये जो 4 किनारे हैं ये मोटे मोटे तौर पर ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि कहां से लेके कहां तक हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का विस्तार रहा है। तो ये जो प्रदेश है जिसे वैदिक सभ्यता में सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश मैं इसलिए काम में ले रहा हूँ कि यहाँ 7 नदियों का, सिंधु घाटी सभ्यता की 5 नदियां और उसके साथ साथ गंगा और सरस्वती जो नदी है इन सातों से मिला के इस सिंधु घाटी सभ्यता का प्रदेश जो है इसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया था। और इस सप्त सिंधु प्रदेश की वजह से ही इस पूरे के पूरे क्षेत्र की सभ्यता का विस्तार हुआ था, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि नदियां जो है वो सभ्यताओं के पालने रही हैं। जिस प्रकार से मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, उसी प्रकार से भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता है जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, वो सभ्यता भी इन्हीं नदियों के किनारे पे फली फूली है। यहाँ अब हम इस सभ्यता के विस्तार की बात कर चुके हैं। अब हम इस सभ्यता में नगर नियोजन किस प्रकार था या नगर की प्रणाली जो थी वो किस प्रकार की थी। देखिए, जिस देश में हम रहते हैं उस देश को प्राचीन समय से ही विश्व गुरु कहा जाता है। ये एक आलोचना हो सकती है कि केवल किताबों के आधार पर इसे विश्व गुरु कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, उसके नगर प्रणाली को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता में 2 नगर मिले हैं, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला अपेक्षाकृत छोटा था, पूर्वी टीला अपेक्षाकृत बड़ा था और अधिकांश जगह पर पश्चिमी टीला जो है वो दुर्गीकृत था और ये खुला था। जो पश्चिमी टीला था, जो 2 टीले मिले हैं प्रत्येक नगर में, उसमें पश्चिमी टीला जो था वो छोटा था और दुर्गीकृत था और प्राचीरों से घिरा हुआ था, मतलब बाउंड्री लाइंस थी उसके तरफ। लेकिन बड़ा जो पूर्वी टीला था, उस पूर्वी टीले में कोई बाउंड्री लाइन नहीं थी, ये प्राचीर से घिरा हुआ नहीं था। तो ये सामान्यतः वहां पर आय असमानता का तात्पर्य क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। आय असमानता ये कहती है, इसका मतलब ये है कि उस वक्त की सिंधु घाटी सभ्यता में जो राजाओं का वर्ग था या जो पुरोहितों का वर्ग था या जो क्षत्रियों का वर्ग था, ये नाम हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हम आज इन नामों के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में उन नामों का कोई और नाम हो सकता था, क्योंकि उसकी लिपि को, उसकी भाषा को हम आज तक पढ़ नहीं पाए। जो मोहरों पे अंकन मिला उसे आज तक हम पढ़ नहीं पाए। लेकिन जो वहां का एलीट क्लास था, जो वहां का श्रेष्ठी वर्ग था, जो वहां के बड़े लोग थे, वो इस पश्चिमी टीले में रहा करते थे। और जो वहां के श्रमिक लोग थे, मजदूर लोग थे, कामगार लोग थे, वो इस बड़े टीले में जो प्राचीर से घिरा हुआ नहीं थे यहाँ रहते थे। अब इस दोनों ही टीलों की जो संरचना थी, जो नगर थे, वो संपूर्ण बसे हुए नगर थे। संपूर्ण बसे होने का तात्पर्य ये था कि प्रत्येक नगर 7.2 मीटर चौड़ी सड़कों से, मूल सड़कों से बना हुआ था। 7.2 मीटर की मूल सड़कें थी और ये 7.2 मीटर की जो मूल सड़कें थी, इनसे एक छोटी सड़क जाती थी जिसकी चौड़ाई इनके बिल्कुल आधी 3.6 मीटर हुआ करती थी। इस 3.6 मीटर से एक और छोटी सड़क जाती थी जिसे गली कहा जा सकता था और उसकी चौड़ाई 1.8 मीटर होती थी। यहां आप इस विन्यास को समझने की कोशिश कीजिए। आज जहां पूरी दुनिया बेतरतीब ढंग से बसी हुई है, आज से 5000 साल पहले भारत में एक ऐसी नगर व्यवस्था थी जिसके नगरों की मुख्य सड़कें 7.2 मीटर चौड़ी थी, उनसे आधी 3.6 मीटर चौड़ी और उनसे आधी 1.8 मीटर चौड़ी गलियों की सड़कें थी। यहाँ पे इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि मकान जो थे वो सारे के सारे मकान इन गलियों पर खुला करते थे, अर्थात किसी भी मकान की खिड़की और दरवाजे कहां पर नहीं होते थे, गली की सड़क पे या मुख्य सड़क पर नहीं हुआ करते थे। ये इस प्रकार का एक विन्यास था जिसमें ऐसे ऐसे अपने साथ पीठ सटाए हुए मकान हुआ करते थे और सारे के सारे मकान केवल और केवल गली की सड़कों में ही खुलते थे। जो 1.8 मीटर चौड़ाई की मैं सड़कें बता रहा हूं, उन्हीं सड़कों पर मकान के दरवाजे खुलते थे। उसके साथ साथ इन्हीं सभी घरों में एक एक पक्का कुआं होता था और घर के बाहर नालियां हुआ करती थी। ये जो नालियां थी
ये एक बड़ी नाली जो इस 3.6 मीटर वाली सड़क पे जो बड़ा नाला होता था इसमें आती थी, और ये जो नाला था ये 7.2 मीटर की जो बड़ी सड़क थी इसके बड़े नाले में आती थी, और इस नाले से ये सारा का सारा पानी नगर के बाहर जो है एक जगह पे आकर जमा होता था, जो कि जलाशय रूपी, जिसे हम पोंड या तालाब कहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था का अंग हुआ करता था। इससे मजेदार बात यह है कि ये सारी की सारी जो नालियां थी इसमें मैन होल हुआ करते थे, और मैन होल के बीच बीच में ढकी हुई नालियां होती थी। निश्चित स्थानों के ऊपर ऐसे पत्थर रखे थे जिन्हें हम पोर्टेबल स्पोर्ट्स कह सकते हैं, अर्थात खुलने लायक पत्थर उन्हें कहा जा सकता है। होता क्या था कि जब इन नालियों में जल प्रवाहित होता था तो जल की गंदगी इन पोर्ट्स के नीचे गड्ढे बनाए होते थे, उन गड्ढों में गंदगी जब जमा होती थी तो पानी भरता था और आगे पानी चलता था, फिर अगले गड्ढे में गंदगी होती थी, पानी भरता था और आगे चलता था। तो जब सफाई करनी होती थी, जब स्वच्छता की बात आती थी, तो केवल इन गड्ढों के ऊपर से पत्थरों को हटाया जाता था, इनके अंदर से गंदगी को निकाल दिया जाता था, इनके ऊपर से पत्थर हटाए जाते थे, इनके अंदर से गंदगियां निकाल दी जाती थी, और नालियां अविरल एक साथ बहती रहती थी, कोई गंदगी नहीं होती थी। और आज की बात हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं आज से 5000 वर्ष पहले की। ये जो स्थिति मैं आपको बता रहा हूं, इस सभ्यता की मैं आपको बात बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसी कोई भी चीज नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ईंटें, नालियां, सड़कें, सारी की सारी चीजें जो है वो ज्यामितीय रूप से, गणितीय रूप से बहुत बेहतरीन अनुपात के साथ थी, और उनमें एक ऐसी नगर प्रणाली का विकास मिलता है जिस नगर प्रणाली को न केवल तत्कालीन समय बल्कि आज के समय में भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं, हड़प्पा के नगर, मोहनजोदड़ो के नगर, चंद्रुडो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, जितने भी नगर हैं जो मिले हैं उनकी आज भी कोई सानी नहीं है। जब आप इतिहास की बात करते हैं तो एक राजस्थान के इतिहास में प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा नगर है जो सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ नगर है, तो उसका जवाब आता है जयपुर। क्यों आता है जयपुर जवाब? क्योंकि सवाई जयसिंह ने जिस जयपुर को बसाया था वो जयपुर समकोण सड़कों पर काटता हुआ था। केवल वही एक विशेषता है जो जयपुर की सिंधु घाटी सभ्यता से मेल खाती है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो अन्य विशेषताएं हैं, अर्थात अलग अलग नगर, सफाई और सैनिटाइजेशन, आज हम जिस समय में हैं सफाई पे इतना ध्यान देने की बातें हो रही हैं, लेकिन देखिए कि 5000 साल पहले एक ऐसा नगर, एक ऐसी नगरीय प्रणाली इस देश में हुई है जिस नगरीय प्रणाली ने इन सारी की सारी चीजों को अच्छे तरीके से माना है, अच्छे तरीके से पालन किया है, और आज से 5000 साल पहले भी हमारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था रहा करती थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इस प्रणाली का विकास हुआ, कैसे लोग थे, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या क्या फर्क रहा, ये चीजें हम अब पढ़ने वाले हैं। क्योंकि यहां से एक मूल सवाल आता है कि किस प्रकार से दोनों सभ्यताएं अलग अलग थी। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता कैसे अलग थी, ये आपको देखने की यहाँ पे मैं एक छोटी सी सारणी का निर्माण कर रहा हूँ, और दोनों में क्या क्या अंतर है। ये है सैंधव सभ्यता और ये है वैदिक सभ्यता। तो सैंधव सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, पहला अंतर। दूसरा अंतर, सैंधव सभ्यता की एक लिपि थी, स्वयं थी। वैदिक सभ्यता की किसी लिपि के बारे में अब तक पता नहीं चला है। वैदिक सभ्यता का जो ज्ञान था वो श्रुतिसम ज्ञान इसे कहा जाता है। श्रुतिसम ज्ञान का मतलब यह है कि ज्ञान जो है वो सुन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कंठस्थ होके नॉलेज ट्रांसफर होता था, अर्थात ज्ञान का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस आधार पर होता था कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक गुरुकुलों में ज्ञान दिया जाता था। लेकिन सैंधव सभ्यता की जो है एक लिपि है जिसे इलाक्षर लिपि कहा जाता है, एक शब्द है और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बुस्त्रोफेदन जो है गोमुद्रिका लिपि इसे कहा जाता है, बुस्त्रोफेदन लिपि इसे कहा जाता है, कीलाक्षर लिपि इसे कहा जाता है। इस लिपि के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता में वर्णन मिला है, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है।
पहला अंतर नगरीय सभ्यता, ये ग्रामीण सभ्यता। यहाँ लिपि उपस्थित थी, यहाँ लिपि या भाषा का उपस्थित होना अभी तक पाया नहीं गया है, केवल श्रुति के आधार पर ज्ञान जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता था। तीसरा, सैंधव सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, बहुत महत्वपूर्ण बात। वैदिक सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था। ये लोहे का ज्ञान कृषि के विकास में बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए कृषि के विकास में बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इस ज्ञान के आधार पर यहाँ समझने की बात यह है कि कृषि का विकास बहुत तेज गति से हुआ। चौथी जो चीज थी यहाँ समझने वाली ये है, और ये बड़ी हास्यास्पद सी चीज है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास गाय की उपस्थिति के प्रमाण नहीं। वैदिक सभ्यता में गाय, अश्व दोनों की उपस्थिति के प्रमाण है, लेकिन यहां मैं आपको ये बता देता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मोहरों पर वृषभ या बैल जिसे हम कहते हैं उसका अंकन मिलता है। तो यहां एक समझने वाली बात है कि वृषभ या बैल का अंकन मिलता है, तो ये तो पक्की बात है कि गाय की उपस्थिति वहां रही होगी। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण बात यह है कि गाय की उपस्थिति का प्रमाण हमें किसी भी ऐसी मोहर या कोई ऐसा चित्र अब तक प्राप्त नहीं हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से जहां पर गाय का अंकन उस पे मिला हो। तो हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि गाय का वहां पे प्रचलन किस प्रकार से था या क्या गाय भोजनीय थी या नहीं थी, लेकिन मोहरों पर वृषभ या कुबड़ वाला बैल जिसे हम कहते हैं उसका अंकन यहाँ पर मिला है। और वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं वो अश्व और गाय पालते थे और गायों के लिए और अश्वों के लिए बहुत सारी लड़ाइयां हुई थी। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर है वो यहाँ पे ये है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी और वैदिक जो सभ्यता थी इनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। अगर आप इस फर्क को समझ लें तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में फर्क क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसके संस्थापक लोग थे द्रविड़ और वैदिक सभ्यता के संस्थापक लोग थे आर्य। ये जो फर्क है ये इस सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। द्रविड़ लोगों ने जो आज हमारे दक्षिण भारत की द्रविड़ियन प्रजाति है, जहाँ पे कर्नाटक का हिस्सा, जहाँ पे तमिलनाडु का हिस्सा, जहाँ पे केरल का हिस्सा, वो जो इलाके हैं उन लोगों को सामान्यतः माना जाता है कि उन लोगों ने सैंधव सभ्यता की स्थापना की थी। और वैदिक सभ्यता की स्थापना जो है वो आज जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के जो इलाकों के आर्य जो लोग हैं, जो जिनका गौर वर्ण है, ये श्याम वर्ण के लोग थे, तो ये जो गौर वर्ण के लोग हैं ये आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के संस्थापक थे और सैंधव सभ्यता के संस्थापक जो थे वो द्रविड़ लोग थे। तो इस कक्षा में आज हम इतना ही पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको इनके महत्वपूर्ण जो स्थल थे उनकी खोज कहाँ हुई, किसने खोज की और कौन कौन सी स्थल से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई, वो आपके आगे की स्क्रीन में आ रही है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से स्थल किस किस समय में किस किसने खोजे और क्या क्या वस्तुएं उन स्थलों पे मिली, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं, वो आप इस वीडियो में आगे अगली स्लाइड में आप इसे देख पाएंगे। आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ लगे रहिए, हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। और सब्सक्राइब कर लीजिए प्रयास एकेडमी का चैनल और डाउनलोड कर लीजिए हमारा ऐप, क्योंकि इसके सारे नोट्स जो है वो आपको ऐप के नोट सेक्शन में जाके मिलेंगे। और बहुत जल्द हम आपके लिए करंट अफेयर्स भी जो है उसी में शुरू करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, प्रयास एकेडमी बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।